कहते हैं जो सोया हो उसे जगाया जा सकता है, पर जो सोने का अभिनय कर रहा हो उसे कैसे जगाएंगे। लेकिन हमारे देश की जो स्थिति है वो तो और भी विकट है। हमारे हुक्मरान तो सत्ता के मद में चूर, किंतु सजग होने का न केवल अभिनय कर रहे हैं बल्कि पूरे देश को इसी बात की तायीद करने को भी कह रहे हैं कि सभी कहें कि इतना सजग नेतृत्व इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कोड़ में खाज, देश का मुख्य धारा का मीडिया, हिज मास्टर्स वॉइस। 2016 के आसपास से तो मुख्य धारा मीडिया ने एक अनोखा काम शुरू कर दिया। सत्ता में बैठे लोगों से पूछे जाने वाले सवाल विपक्ष से पूछकर अपनी खोजी पत्रकारिता का बखान करना। सत्ता पक्ष की आईटी आर्मी ने इस मीडिया के प्रमुख एंकर और कॉलम लिखने वालों को देशभक्त पत्रकारों का दर्जा देकर आम लोगों के बीच मान्यता भी दिलवा दी। बहरहाल बात हो रही है देश की दुर्दशा के यज्ञ में जिन जिन ने आहुति दी उनकी। ऐसी ही आहुति देकर अपना वर्तमान जन्म सुधारने वालों में अफसरशाही भी रही। लेकिन अफसरशाही के लिए एक बात कहनी पड़ेगी, और वो ये कि उन्होंने नया कुछ नहीं किया, बस अपनी चाटुकारिता को नए आयाम दिए। अन्यथा वे वही करते रहे जो वे सदा से करते हैं, हुक्मरानों की जी हुजूरी करके अपना उल्लू सीधा करना। अब चूंकि हम लोकतंत्र होने का दावा करते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं की भी चर्चा कर ली जाए। देश की न्यायपालिका, चुनाव आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं ने कब कब जनहितैषी मामलों में सक्रिय भूमिका निभाई, ये तो जनता ही याद करके बताए तो ज़्यादा अच्छा और पारदर्शी होगा। विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। 2014 की शर्मनाक हार से ज़्यादा विपक्ष नोटबंदी से धाराशाही हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के अथाह प्रचार तंत्र के दौर में भारत का विपक्ष घोषित कंगाल था, सो मीडिया ने तो उसे गिनना ही छोड़ दिया। ऐसे में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी सरीखे नेताओं ने यदि देश हित की कोई बात आगे भी रखी तो उसे ट्विटर राजनीति कहकर मखौल ही बनाया गया। यानी कुल मिलाकर न खाता न बही, जो केंद्र सरकार ने कही वही सही। अब आप केंद्र में बैठे सर्वशक्तिमान की मनस्थिति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि 2019 में दोबारा पहले से ज़्यादा प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद हमारे नेता दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की सरकार बनाने में जुट गए। वहाँ गए और हाउडी मोदी हुआ, और फिर यहाँ बुलाकर नमस्ते ट्रंप कर डाला। बेशक इसके लिए अहमदाबाद के कालीन पर टाट के पैबंद लगाकर बुलबुलाते कोरोना को छुपाकर अपनी शतुरमुर्गी अवस्था का ट्रेलर दिखाया गया। प्याज के भाव पर सरकार गिरा देने वाली जनता की खामोशी ने शतुरमुर्ग को और बढ़ावा दिया, और फिर शुरू हुआ भारत के इतिहास का वो अध्याय जो अभी भी चल रहा है। कोरोना की दस्तक हुई, लॉकडाउन लगा, ताली बजी, थाली बजी, दिए जले, कोरोना पर जीत का जश्न मना। पूरे मंत्रिमंडल और भाजपा ने मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कोरोना की हार का सदका उतारा और लग गए किसानों के आंदोलन को कांग्रेस का वित्त पोषित कार्यक्रम बताने में। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के भावों की ऐतिहासिक ऊंचाई के मूक दर्शक बनने में। नेतृत्व की खुमारी देखिए कि कोरोना को मक्खी मच्छर समझकर लगे चुनावी रैलियां करने में। देश के पूर्व में असम में जलाए दिए को भी प्रज्वलित रखना था और अमार शोनार बंगाल पर भी कब्जा करना था। यूपी में होने वाले पंचायत चुनावों पर नजर रखते हुए कुंभ मेले को भी करवाना था, और येन केन प्रकारेन दक्षिण के राज्यों में भी कमल खिलाना था। इतना कुछ अगर एजेंडे पर हो तो देश चलाना, अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना, महंगाई कम करना आदि ये सब काम दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बनाने के बाद 2024 से पहले कभी भी किए जा सकते थे। कोई भी आदमी, सबसे सर्वशक्तिमान भी, सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है। आ गई कोरोना की दूसरी लहर। अब सोते हुए या सोने का अभिनय करते हुए जगाया उसने हमारी केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार की कोरोना के प्रति सजगता के 3 उदाहरण काफ़ी होंगे आपको पूरा परिदृश्य समझाने के लिए। सबसे पहला, देश में कोरोना के टीके को विकसित करने में लगी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको शुरुआती आर्थिक मदद देने से हमारी केंद्र सरकार ने मना कर दिया था, और बाद में ये मदद मिली मेलिंडा और बिल गेट्स फाउंडेशन से। भारत सरकार ने तो सीरम इंस्टीट्यूट को अप्रैल 2021 यानी इसी साल
में तब रुपए दिए जब उसने अंदर खाने टीका सप्लाई करने से हाथ खड़े कर दिए थे। दूसरा उदाहरण, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत केंद्रीय समिति ने 2020 में ही कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर ऑक्सीजन संकट की बात से आगाह किया था और तब मोदी सरकार ने देश भर में 133 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुशंसा भी की थी। अब बंगाल चुनाव में ध्यान ही नहीं रहा कि सिर्फ 32 ही लग पाए। और तीसरा और सबसे अंतिम उदाहरण, भारत ने अब तक लगभग 61 करोड़ वैक्सीन डोज निर्यात किए हैं, इतने कि पूरे मुंबई, दिल्ली और अन्य महानगर सभी निपट जाते हैं। अब जिसके जो मन में आया वही बोल देता है, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार ने ये टीके निर्यात करके अपना वचन ही निभाया था, कोई देशद्रोही कार्य नहीं किया था। अब भाई, जब ऑक्सफोर्ड ने भारत में सस्ती वैक्सीन विकसित होने के लोभ में यहाँ टीका बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से करार किया था, तो साथ में उसके निर्यात का क्लॉज भी था। ये बात विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद मान चुके हैं। यानी भारत में बना वैक्सीन, जिसे आत्मनिर्भर भारत से जोड़कर दिखाया जा रहा था, वो असल में इतना भी भारतीय नहीं था। अब मोदी सरकार ने भारतीय मीडिया की बोलती बंद कर रखी है, पर वैश्विक मीडिया की नहीं, और वैश्विक मेडिकल जर्नल्स की तो कतई नहीं। सो विश्व की सबसे प्रतिष्ठित लेसेंट मेडिकल जर्नल ने मोदी सरकार के बखिए उधेड़ दिए हैं। लेसेंट ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की ज़्यादा रुचि ट्विटर पर अपनी आलोचना को हटाने में थी, ना कि देश से कोरोना हटाने में। पत्रिका आगे लिखती है कि अपनी आलोचना और खुली बहस को कोरोना महामारी के दौरान दबाना अक्षम्य है। इस पत्रिका ने 1 अगस्त तक भारत में 1 करोड़ मौतों की आशंका व्यक्त करते हुए लिखा है कि यदि ऐसा होता है तो ये मोदी सरकार द्वारा ही किया धरा होगा। लेसेंट ने कुंभ मेले के आयोजन और भारी भीड़ आमंत्रित कर चुनावी रैलियों की भी जबरदस्त आलोचना की है। पत्रिका ने मार्च महीने के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के उस वक्तव्य को भी निशाने पर लिया है, जिसमें बढ़ते कोरोना मामलों के बीच उन्होंने कोरोना के एंड गेम की घोषणा की थी। लेसेंट ने और भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि अब सरकार को अपनी कोरोना के खिलाफ रणनीति फिर से बनानी चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले ये माने कि उससे पहले गलती हुई है। अब सर्वशक्तिमान क्या कभी गलती कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब ही देश की लाखों जिंदगियों की सांसों का भी फैसला करेगा। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।